नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने YouTube परिवार लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह में। हमेशा की तरह मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने सेशन की तरफ, यानी आज के अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं कि सबसे पहले ये जान लें कि आज का हमारा जो सेशन यानी टॉपिक होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा वो आखिर होगा क्या। देन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आज का हमारा जो टॉपिक होगा यानी जो सब्जेक्ट होगा वो हाल ही में बेहद चर्चा में रहे ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ के ऊपर रहेगा। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में रहेगा, यानी उनके ऊपर रहेगा। हम आज उन्हें समझने, उनके जीवन को समझने और ब्रिटिश राजघराने की परंपराएं एवं नियमों को समझने का प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को भी समझने का प्रयत्न करेंगे और भी इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स आते जाएंगे या जो पॉइंट्स आते जाएंगे उन्हें भी मैं जो है यहाँ डिस्क्राइब करता जाऊँगा और आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करता जाऊँगा। देन आज का सेशन हम सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो इससे जो है प्लीज़ ध्यान से सुने। देखिए अब शुरुआत करते हैं अपने सेशन के ऊपर। देन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश, जिसे जो है यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है ब्रिटेन को, इसका एक अलग नाम भी है ग्रेट ब्रिटेन। ओके, देन इंग्लैंड, ब्रिटेन। कई बार हम सभी को कंफ्यूजन होता है कि आखिर इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है। कई बार हम समझ लेते हैं कि ये सब चीज़ें एक ही हैं। एक्चुअली में ये सभी चीज़ें एक ही हैं, एक ही देश को रिप्रेजेंट करती हैं ये, लेकिन ये कुछ देशों के घटक हैं। मतलब इस मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। सपोज आप ये मान लीजिए कि एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर छोटे छोटे डॉट हैं। ठीक है जी, छोटे छोटे डॉट बना दिए, एक बड़ा सर्कल बना दिया, उसके अंदर छोटे छोटे कुछ डॉट्स बना दिए। अब वो जो डॉट्स हैं उनका अलग अलग नाम है। इसका अलग मतलब मैंने बना दिए 4 डॉट, 1 2 3 4, ये 4 डॉट बना दिए हैं। ठीक है, अब उन डॉट्स के नाम तो अलग हैं, लेकिन अब हम उसको एक साथ अगर बोल रहे हैं तो वो पूरे सर्कल के अंदर आ रहे हैं, तो हमने उस सर्कल को कुछ और नाम दे दिया। ठीक उसी तरह यूके बना हुआ है, यानी यूनाइटेड किंगडम। देखिए यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है 4 प्रमुख जो घटक देश हैं वो आते हैं। उनके नाम है इंग्लैंड, नंबर 2 स्कॉटलैंड, 3 है वेल्स और लास्ट है उत्तरी आयरलैंड। तो ये इन 4 देशों का घटक है, यानी इन 4 देशों से मिलकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, और क्योंकि भले ही ये 4 देशों से मिलकर यूनाइटेड किंगडम बन रहा है, लेकिन ऑल ओवर ये एक ही देश माना जाता है यूके के तौर पर, यूनाइटेड किंगडम जिसे कहा जाता है। ठीक है, अब यूके आप समझ गए होंगे, यूके के अंदर ही इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है और उत्तरी आयरलैंड भी शामिल है। ठीक है जी, देन हम बात करते हैं। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे अपने टॉपिक पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में। देखिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। इनके पिता का नाम जॉर्ज सस्टम था। ठीक है, लेकिन जब इनका जन्म हुआ था ब्रिटेन राजघराने में, ब्रिटिश राजघराने में, तब वहाँ यानी ब्रिटेन पर इनके दादा जॉर्ज पंचम का शासन था उस समय। ठीक है जी, उसके बाद जॉर्ज पंचम का शासनकाल था। और जो अब मैं इन्हें इतना इम्पोर्टेंट शख्सियत क्यों मान रहा हूँ और क्यों इनके बारे में बता रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको इस बारे में अवगत करा दूँ। देखिए जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय है वो अभी तक के ब्रिटिश शासन में, ठीक है जी, जो इतने भी ब्रिटिश शासक हुए हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कोई शासक बना है। इन्होंने जो है अभी तक 70 साल 214 दिन तक ब्रिटिश देश यानी ब्रिटेन देश पर यानी यूके पर अपनी हुकूमत की है, यानी उसकी राजगद्दी पर बैठी है एज अ महारानी क्वीन के तौर पर, यानी सर्वोच्च पद पर।
ठीक है। ब्रिटेन का जो सर्वोच्च पद होता है वो ब्रिटेन जो होता है उसके या तो राजा का होगा, महाराज का, या महारानी का होता है। उस बारे में भी हम बात करेंगे और समझेंगे, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि जो है कंफ्यूजन कहीं जो है क्रिएट ना हो। ठीक है जी। देखिए, अब जैसा कि मैं बता रहा था, इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था और इनका जन्म जो है इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। ठीक है जी। अब इनके पिता और दादाजी की हम बात कर चुके हैं। देखिए, इनकी जो स्कूली शिक्षा है, प्रारंभिक स्कूली शिक्षा है, मतलब स्कूल तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि इनकी जो शिक्षा है वो इनके महल यानी इनके जो राजमहल था उसी के अंदर हुई थी। ये स्कूल नहीं गई थी। पूरी शिक्षा जो शिक्षा दीक्षा है, जो इनकी एजुकेशन हुई थी, वो इनके पैलेस के अंदर ही हुई थी। बकिंगम पैलेस, जो भी इन्हें पैलेस इनका था, उसके अंदर ही इन्हें जो शिक्षा दिलाई गई थी। ठीक है। फिर इनका रोल क्या रहा इसके बाद? अब देखिए, बात आ जाती है, क्योंकि इनका जैसा मैंने बताया 1926 में इनका जन्म हुआ था 21 अप्रैल को। देन इसी बीच जो है कुछ समय बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब होता है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब होता है, देन उसमें ये सहायक क्षेत्रीय सहयोग के तौर पर जो सहयोगात्मक रवैया था, ये अपना जो है काफ़ी अच्छी भूमिका, काफ़ी उसमें जो है एक पॉजिटिव भूमिका यानी निभाती हैं। इसमें एक सार्वजनिक क्षेत्र के तौर पर, सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों के लिए कार्य करती हैं इस समय। ठीक है। तो यहाँ उन्होंने सार्वजनिक तौर पे जो है अपने कार्यों को करना शुरू कर दिया था। लेकिन इससे पहले और अंदर जाए, मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, राजशाही परिवार है जो ब्रिटेन का, उसमें एक नियम होता है सत्ता में आने का, यानी राजगद्दी पर बैठने का। वो नियम क्या होता है? देखिए, सपोज मान लीजिए इस समय जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, ठीक है जी, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब इनके जो है जो पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, ठीक है, उनमें से जो भी बड़ा होगा, क्योंकि इनके पुत्र जो बड़े हैं उनका नाम है चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स, तो वही इनके वारिस, आधिकारिक तौर पर वारिस घोषित हो चुके हैं। और उन्हें मतलब इनकी एक परंपरा है जो सदियों पुरानी है और कंटिन्यू चली आ रही है। वो परंपरा चली आ रही है कि जो राजगद्दी पर जो व्यक्ति बैठा है, उसका जो बड़ा पुत्र है या पुत्री है, वही उसका वारिस होगा उस गद्दी का। ठीक है। तो इसी परंपरा को जो है अभी तक कायम रखा हुआ है। ओके। देन फिर क्या था, इनके जो दादा थे, दादा का नाम था जॉर्ज पंचम, जब इनका जन्म हुआ। ठीक है जी। इनके दादा के बाद जो है इनके पिता के भाई थे एडवर्ड, उन्होंने शासन किया। ठीक है। जब उन्होंने शासन किया, लेकिन इनके जन्म के 10 साल बाद उन्होंने उस सिंहासन को त्याग दिया। उसके पीछे की कहानी बताई जाती है कि जो उस समय के जो राजा थे, उन्हें कहीं जो है किसी से प्रेम हो गया था और उन्होंने उनसे शादी कर ली, जिस वजह से काफ़ी इनकी आलोचनाएं हुई। अमेरिकी मूल की महिला बताई जाती हैं जिनसे उन्होंने शादी की थी, तो उन्होंने उनके लिए अपनी राजगद्दी को ही त्याग दिया था। तो उनके बाद उनसे छोटे भाई थे इनके लिए, जिनका नाम था जॉर्ज सस्टम यानी जॉर्ज सिक्स्थ, तो इन्हें राजगद्दी पर बैठाया गया, मतलब ये जो इसके वारिस बन गए। अब जब ये राजगद्दी पर बैठ गए तो इनकी जो बड़ी संतान थी वो थी एलिजाबेथ द्वितीय, तो ये ऑलरेडी जो है ऑटोमेटिक उस राजगद्दी की वारिस बन गई, यानी घोषित हो गई। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, बात आ जाती है 1952 की। ये 1952 की बात आ जाती है। इनके पिता जो हैं जॉर्ज सस्टम, इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका निधन हो जाता है। देन उस समय जो है एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका एक्चुअल जो नाम था अलेक्जेंड्रा मैरी था, उस समय इनकी आयु 25 वर्ष थी। ठीक है। उस समय इनकी आयु 25 वर्ष थी। इन्हें राजगद्दी पर बैठाया जाता है उस समय। ठीक है। और 25 वर्ष की आयु में इन्हें राजगद्दी पर बैठाया जाता है
और इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि नवंबर 1949 में ये बात है, इन्होंने जो शादी की थी वो प्रिंस फिलिप के साथ इन्होंने विवाह किया था और जिनसे इनकी 4 संतानें हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 1952 में जब ये राजगद्दी पर बैठी। तो उस समय जो है कई जो है राष्ट्र, क्योंकि उस समय संप्रभु राष्ट्र थे, उपनिवेशवाद चल रहा था, उन सब जितने भी जो है राष्ट्र थे जिन पर ब्रिटेन का एक तरीके से एकाधिकार था, उपनिवेशवाद तो था ही उन पर, और उनके अलावा जो राष्ट्रमंडल देश थे उन पर उनकी ये राष्ट्र अध्यक्ष बन गई। ठीक है, मतलब ब्रिटेन का जिन देशों पर अधिकार था उनकी तो रानी बन गई, और जो राष्ट्रमंडल जो देश रह गए उनकी ये राष्ट्र अध्यक्ष बन गई। वो कौन कौन से देश थे मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो देश थे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, और इसके अलावा था शिलोन जिसे आधुनिक श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, ये तो इन पर तो संप्रभु जो है संप्रभुता थी इन्हीं की, ये रानी थी। 1952 से लेके 2002 तक पाकिस्तान और श्रीलंका को छोड़ के, पाकिस्तान और श्रीलंका को छोड़ के, और साउथ अफ्रीका, इसके अलावा साउथ अफ्रीका को छोड़ के ये बाकी सभी देशों पे जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और न्यूजीलैंड है, ठीक है जी, यूके है, तो इन सभी देशों की आज भी अपने, जब इनका निधन हुआ उस डेट तक महारानी के तौर पर कार्य किया इन्होंने। और 15 जो देश हैं जो राष्ट्रमंडल देशों में गिनती आती है, उनके एज अ राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। कहा जाता है कि 70 साल 214 दिन के इन्होंने अपने पूर्ण शासनकाल में लगभग 32 देशों पर शासन किया है, यानी उनके राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर कार्य किया। जी हाँ। देन अब हम इसके बाद आ जाते हैं। देखिए, जब इंग्लैंड की मैं बात कर देता हूँ, जब बात चली, चर्चा हम कर ही रहे हैं, तो चर्चा करते हैं मोनार्की पर। कभी आपने सोचा मोनार्की क्या होती है? मोनार्की, खासतौर से मोनार्की क्या होती है, और फिर उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लगा दें तो क्या होती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, इंडिया की बात करते हैं हम। जैसे इंडिया है हमारा देश है, हमारा भारत है, तो यहाँ क्या है, यहाँ ये गणराज्य है। गणराज्य मतलब हम लोग कहते हैं ना कि हमारा जो देश रिपब्लिक है, यानी गणतंत्र है, गणराज्य है। यहाँ लोगों का शासन है, लोगों द्वारा जो हमारे सर्वोच्च पद पर जो बैठे हुए, जो हमारे सर्वोच्च व्यक्ति हैं, वो आम जनता के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। अब डायरेक्टली तो नहीं चुने जाते हैं, लेकिन जो MP MLA होते हैं उनके द्वारा तो जो है चुने जाते हैं ना, जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है। और जो MP MLA हो रहे हैं उन्हें तो जो है वोट जनता ही दे रही है डायरेक्ट रूप से, डायरेक्टली। ठीक है, और इसके साथ ही रिपब्लिक क्या, जहां परंपरागत शासन ना हो किसी का। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में जो सर्वोच्च नेता है, जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, वो पारंपरिक, ठीक है, वो परंपरागत और आनुवंशिकी रूप से जो है शासन कर रहा है और करता चला आ रहा है। इसी को मोनार्की कहा जाता है। मोनार्की मतलब जो परंपरागत रूप से, वंशानुगत रूप से शासन कर रहा हो किसी देश पर, उसे मोनार्की कहा जाता है। मोनार्की मतलब राजशाही। ठीक है जी। अब आगे क्या, हमने मोनार्की समझ लिया, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ब्रिटेन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री भी तो है, संवैधानिक देश भी तो है, वहां संविधान को मान्यता मिली हुई है। तो मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ कैसे, ये पॉइंट बनता है ना। देखिए, मैं बता दूं आपको कि ब्रिटेन जो देश है, जो यूके है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अपनाए हुए है। मतलब जो राजा है
जो वहाँ का राजा या या महारानी है, किंग है या क्वीन है, तो वो सर्वोच्च पद पर ही बैठा है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट क्या हस्तक्षेप नहीं कर सकते सरकार के कामकाज में ज़्यादातर, मतलब जब तक कोई विशेष कारण नहीं बन जाता। जो पावर होती है, एक्चुअल पावर होती है, वो तो सरकार के पास ही है। उसी तरह ब्रिटेन में सर्वोच्च पद, जो संवैधानिक सर्वोच्च पद है, वो तो महाराजा या महारानी का है, लेकिन वहाँ की सरकार संवैधानिक तौर पर कार्य करती है, जो कि लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। ठीक है, इस तरह वहाँ कार्य किया जाता है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इंडिया और ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है उसमें, लेकिन यही डिफरेंस है कि वहाँ का जो सर्वोच्च नेता है, जो सर्वोच्च पद पर आसीन है, वो एज अ मोनार्क है, वंशानुगत है, और हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं है। ये जो है डिफरेंट फैक्टर है, बाकी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं। देखिए, महारानी जो एलिजाबेथ द्वितीय हैं, उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया, यानी 7 दशक तक शासन किया। ये बहुत लंबा पीरियड होता है। ये जो है ब्रिटेन की हिस्ट्री में अभी तक सबसे बड़ा कार्यकाल पूरा करने वाला कोई व्यक्ति हुआ है। 70 वर्ष 214 दिन। ठीक है, अब जो है क्या, इस दौरान महारानी साहिबा ने जो है कई उतार चढ़ाव देखे, राजनीतिक उतार चढ़ाव। सपोज क्या देखे इन्होंने, देखिए यूनाइटेड किंगडम यूके का सोवियत संघ में जाना, सोवियत संघ में बोल रहा हूँ मैं, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन में जाना, यूरोपियन यूनियन से वॉकआउट कर जाना। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड में जो है प्रॉब्लम क्रिएट होना, इश्यूज वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होना, इंग्लैंड में अतिक्रमण की व्यवस्था होना, मतलब वहाँ के हालातों में थोड़ा उतार चढ़ाव आना। इस तरह की कई जो है चीज़ों को उन्होंने फेस किया अपने कार्यकाल के दौरान। लेकिन जब वो 25 वर्ष की अवस्था में बैठी तो कई लोगों ने सवाल उठाया, एक सवालिया निशान उन पर लगाया, एक क्वेश्चन मार्क लगाया कि ये जो है क्या राजशाही परिवार का जो रुतबा था, जो उस घराने का जो रुतबा है वो कायम रख पाएंगी उस देश में, इस दुनिया में? क्या ब्रिटेन का जो रुतबा है वो दुनिया में कायम रख पाएंगी? ये बहुत से लोगों ने एक क्वेश्चन मार्क लगाया था उनके जब कुर्सी पर आसीन हुई थी, तब राजगद्दी पर। उन्होंने इन सारे क्वेश्चंस का, जो भी उन पर क्वेश्चन मार्क लगाए गए थे उनकी काबिलियत के ऊपर, सभी का जवाब दिया अपनी योग्यता के बल पर। उन्होंने जो है मर्यादा, जो राजशाही परिवार की मर्यादा थी वो बनाए रखी, और इसके साथ साथ उसके जो है जो राजशाही परिवार का जो अस्तित्व था उसको बनाए रखा, उसकी मर्यादा को बनाए रखा, और उसे एक नई ऊंचाई भी दी इस बीच। हालांकि उन्हें कई परेशानियां भी फेस करनी पड़ी उन्हें, उनके दौरान जो है जो शासन कर रही थी सरकार, क्योंकि उन्होंने अपने इस 70 वर्ष के पीरियड में जो है अपने देश के अंदर 15 प्रधानमंत्रियों को देखा। ठीक है, विंस्टन चर्चिल भी इन्हीं के समय में थे, और अभी हाल फिलहाल जो है नवनियुक्त प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं, लिज ट्रम्प नाम से ऐसा कुछ है, लिज ट्रम्प ऐसा कुछ नाम है उनका। तो टोटल इन्होंने 15 प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में देखे। ठीक, अब हम आ जाते हैं कि ब्रिटिश महारानी जो है उनका भारत से कैसा कनेक्शन रहा, कैसे संबंध रहे। तो मैं आप सभी को बता दूं, देखिए ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो थी, उन्होंने भारत की सर्वप्रथम यात्रा जो है वो 1961 में की थी, नेहरू जी के समय। इसके बाद 1983 में दोबारा फिर यात्रा की भारत की, क्योंकि ये भारत की जो परंपराएं हैं, भारत का जो अपने अतिथि के प्रति जो एक कोट है ना
कि हमारे यहाँ जो है अतिथि को भगवान के तौर पे माना जाता है। इन चीज़ों से काफ़ी प्रभावित हुई। फिर ये सेकेंड टाइम 1983 में आई, इंदिरा गांधी जी से मिली। 1997 में भी आई, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय थे, उनसे मिली। मोदी जी से भी इनकी मुलाकात हुई। तो इस तरह जो है 3 बार इन्होंने भारत को विजिट किया और भारतीय प्रधानमंत्री, ऐसे 4 भारतीय प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने इनके साथ भेंट की। और इन 2 देशों को, ब्रिटेन यानी यूके एवं भारत को करीब लाने में एक सहयोगात्मक रवैया अपनाया। ठीक है जी। देन अब मैं बात करना चाहूंगा इसके अलावा, देखिए इनकी परिवार के बारे में बात हो चुकी है। इनके जो है 4 संतानें थी, 4 संतानें हैं एलिजाबेथ द्वितीय की, जिसमें इनके सबसे बड़े पुत्र हैं, उनका नाम है चार्ल्स तृतीय। अब उस पर जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, क्योंकि इनके उत्तराधिकारी जो हैं वो चार्ल्स तृतीय को जो है बना दिया गया है। कैसे बनाया गया है, किस तरीके से, उस पर भी हम जाएंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और पॉइंट जो है इस पर बताना चाहूँगा ताकि मेरे माइंड से स्किप ना हो जाए। वो क्या है, देखिए जो एलिजाबेथ द्वितीय थी, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, तो इनकी जो मृत्यु है, जन्म तो हम सभी को पता है कि इंग्लैंड के लंदन में इनका जन्म हुआ 21 अप्रैल 1926 को। ठीक है। अब इनकी जो मृत्यु है वो 96 वर्ष की अवस्था में हुई थी। 96 ईयर कंप्लीट कर लिए थे। स्कॉटलैंड के एक कैसल है इनका, उसमें हुई थी। ठीक है। उस कैसल में इनके पैलेस में इनकी मृत्यु हुई। क्योंकि इनकी मृत्यु का कारण क्या था, देखिए लंबे समय से ये बीमारियों से ग्रस्त थी महारानी साहिबा, और जब कोविड काल था तो कोविड से भी इन्फेक्टेड हुई थी। उस समय इन्हें स्कॉटलैंड के इस महल में जो है शिफ्ट कर दिया गया था, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था डॉक्टरों की देखरेख में। उस कैसल का नाम है बालमोरल कैसल, जो कि स्कॉटलैंड में जहाँ इनकी मृत्यु हुई है। अब देखिए एक पॉइंट और है, अब सपोज इनकी मृत्यु स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में हुई है, स्कॉटलैंड में हुई है, तो इस चीज़ को एक कोड नेम दिया जाता है। ठीक है। मतलब ब्रिटिश राज घराने में अगर इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो उसे कोड नेम दिया जाता है। सीक्रेट कोड होते हैं, मतलब सीक्रेट कोड तो नहीं लेकिन कोड नेम होता है। कोड नेम क्या, सपोज जैसे स्कॉटलैंड में इनकी मृत्यु हुई महारानी साहिबा की, तो उसे एक कोड नेम दिया गया। उस कोड नेम का नाम है ऑपरेशन यूनिकॉर्न। ठीक है जी, ऑपरेशन यूनिकॉर्न। अगर वहीं इनकी मृत्यु इंग्लैंड में होती, लंदन में होती, जो कि जहाँ की बकिंगम पैलेस बना हुआ है, तो उस ऑपरेशन का नाम होता ऑपरेशन लंदन ब्रिज। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑपरेशन क्यों लगा हुआ है इस चीज़ में? देखिए ऑपरेशन इसलिए लगाते हैं ये लोग इस चीज़ में नाम के आगे, क्योंकि उसके बाद जो भी किस तरह के महारानी साहिबा के लिए कार्यक्रम उनकी अंत्येष्टि के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, क्या प्रक्रिया होगी, ये इस वजह से उन सभी चीज़ों के लिए क्या करना है, उन जो चीज़ें करनी है ना, उन्हीं की वजह से ऑपरेशन, इन चीज़ों के आगे ऑपरेशन लगाया जाता है। ठीक है, देखिए इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं, आई थिंक कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है इसमें, छूट रही होगी तो मुझे याद आएगा, तो मैं जैसे रिकॉल आता है अगर कोई चीज़, कोई पॉइंट छूटा है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए आ जाते हैं महारानी के उत्तराधिकार पर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटिश राज परिवार में, जो ब्रिटिश राज परिवार है, तो उसके अपने काफ़ी पुराने नियम चले आ रहे हैं, और उन्हीं नियमों के अनुसार जो अगला वारिस होता है वो बनता है। उसमें किसी भी जो है जो सरकार होती है वहाँ का कोई, सरकार का कोई दखल नहीं होता, राज परिवार का कोई दखल नहीं होता। वो ऑटोमेटिक जो है खुद बन जाता है। कैसे?
मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए जैसे कि महारानी साहिबा की मृत्यु हुई अभी हाल फिलहाल, तो इनके बड़े पुत्र हैं प्रिंस चार्ल्स, ठीक है जी। अब प्रिंस चार्ल्स इनके जो है बड़े पुत्र हैं। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई वैसे ही उनको किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाने लगा। ये वहाँ का जो है नियम है कि राजगद्दी खाली होते ही जो उनका उत्तराधिकारी होगा उन्हें जो है राजा मान लिया जाता है, ठीक है। उसके लिए ताजपोशी की भी औपचारिकताओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हालांकि अगर ताजपोशी कोई करवाता है अपनी, तो उसका जो भी खर्चा होता है, जो भी वहन होता है, आर्थिक वहन होता है, वो वहाँ की सरकार के द्वारा उठाया जाता है। अब जैसे मैं बता देता हूँ आपको, सपोज 1952 में जब महारानी साहिबा राजगद्दी पर बैठी, तो 1952 में इनकी ताजपोशी नहीं हुई थी, बल्कि जून 1953 में इनकी ताजपोशी कराई गई थी, जिसका सारा खर्चा सरकार के द्वारा वहन किया जाता है, ठीक है। उसी तरह मतलब वैसा ही केस इनके चार्ल्स जो किंग चार्ल्स, अब प्रिंस थे पहले, अब किंग हो गए हैं, राजा चार्ल्स तृतीय के संदर्भ में भी है। वो तो समय ही बताएगा कि इनकी जो है ताजपोशी अभी कराई जाती है बाद में या नहीं कराई जाती है। वो एक सिर्फ औपचारिकता मात्र है, ठीक है, ज़रूरी भी नहीं है कि कराई जाए। वो नियुक्त हो चुके हैं, वो बन चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है जी। अब मैं आ जाता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए आपने, जैसे मैंने बताया, आपने भी कभी सोचा होगा कि जो ब्रिटेन है, जो यूके है, उसके अक्सर राजा जो बनते हैं, किसी का नाम चार्ल्स हो गया, किसी का नाम जेम्स हो गया, किसी का नाम आर्थर हो गया, है ना, इस तरह बनते हैं। किसी का नाम जो है इसके अलावा एक नाम और होता है, चार्ल्स, जेम्स और आर्थर, एक नाम और होता है, 4 नाम होते हैं, ठीक है। 4 नाम जो होते हैं वो क्या होता है, उन 4 नामों में से ही जो राजा बनने वाला व्यक्ति होता है ना, उसे उन 4 में से किसी एक नाम को चुनना होता है कि आपको कौन सा जो है नाम चुनना है राजा बनने के बाद या राजा बनते समय। तो वही नाम, ये वहाँ की एक, वहाँ राजशाही परिवार का एक नियम है, आपको वो पूरा करना ही होगा। आपको उन्हीं में से एक नाम चुनना होगा और रखना होगा। तभी तो चार्ल्स तृतीय, इनके पीछे जो नाम लग रहा है चार्ल्स तृतीय लग रहा है, चार्ल्स तृतीय लग रहा है क्योंकि इनसे पहले भी 2 चार्ल्स रह चुके हैं। एलिजाबेथ द्वितीय क्यों लगा, क्योंकि इनकी माता का नाम एलिजाबेथ प्रथम था, सेम वही नाम इन्होंने चुना तो एलिजाबेथ द्वितीय लगा। तो ये वहां का नियम है, उस राजशाही परिवार का, यानी राजघराने का नियम है ब्रिटेन के, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं मैं कि सपोज जैसे महारानी साहिबा का निधन हुआ तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर एक जो है मीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है, एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई जाती है 24 घंटे के अंदर, ठीक है, जो कि एक लंदन स्थित एक पैलेस है, शायद जेम्स पैलेस नाम है। उस पैलेस में उस मीटिंग को जो है 24 घंटे के अंदर बुलाया जाता है, करवाया जाता है, जिसमें कि ब्रिटेन के सर्वोच्च पदों पर बैठे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। वो सरकार के कामकाज और शाही परिवार के बारे में जो है चर्चा करते हैं और उनके जो भी किस तरह क्या करना है आगे भविष्य में कार्यवाही, मतलब जो एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं और विचार विमर्श करते हैं आपस में। लेकिन ये मामला 24 घंटे के अंदर अंदर ही होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे चार्ल्स तृतीय इस समय ब्रिटेन के जो है राजा बन चुके हैं। इनकी पत्नी का नाम है कैथरीन, ठीक है। इनकी जो वाइफ है, पत्नी है, उनका नाम है कैथरीन। अब देखिए चार्ल्स तृतीय राजा बने तो जाहिर सी बात है कि जितने भी जो देश हैं जिसका जो है साम्राज्ञी के तौर पे अभी तक महारानी साहिबा थी, अब राजा के तौर पे ये चार्ल्स तृतीय होंगे। और राष्ट्रमंडल जो देश है, 15 राष्ट्रमंडल देश हैं, उसके राष्ट्राध्यक्ष के तौर पे भूमिका निभाएंगे। उसी तरह इनकी जो महारानी साहिबा हैं अब चार्ल्स तृतीय की, उन्हें अब एक अन्य नाम से भी जाना जाएगा। इनका नाम है कैथरीन, महारानी कैथरीन। इन्हें क्वीन कैथरीन भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ
क्वीन कंसोर्ट भी कहा जाएगा। क्वीन कंसोर्ट क्यों? क्योंकि जो दिवंगत महारानी साहिबा है एलिजाबेथ द्वितीय, उनकी ये जो इच्छा थी, उन्होंने अपनी इसी साल के शुरुआत में इच्छा जताई थी कि महारानी जो प्रिंस चार्ल्स की वाइफ हैं कैथरीन, प्रिंसेस कैथरीन, उन्हें जो है उनकी मृत्यु के बाद वह जो है कंसोर्ट के नाम से बुलाया जाए, मतलब महारानी कंसोर्ट या क्वीन कंसोर्ट। ठीक है, ये महारानी साहिबा की आखिरी इच्छा थी, उस आधार पर बुलाया जा रहा है। देन आज के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की है कि ब्रिटिश राजघराने से संबंधित और वहाँ की जो जिस तरह की राजनीतिक पृष्ठभूमि है उनके बारे में आप तक जानकारी सही एवं सटीक तरीके से पहुँचा सकूँ। देन आपको ये सेशन अगर पसंद आया है, ये जानकारी पसंद आई है, तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। जय हिंद।